हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इतना बढ़िया स्टॉक जिसने अपने आईपीओ के लिस्टिंग के बाद बम्पर रिटर्न दिए 300% के रिटर्न दिए एक साल में। हैप्पीएस्ट माइंड लिमिटेड को अराउंड एक साल के ऊपर हो गया, कुछ 8-10 दिन ऊपर हो गया है लिस्टिंग डेट के हिसाब से। अब हैप्पीएस्ट माइंड लिमिटेड के ऊपर एएसएम की स्टेज 4 की चेकलिस्ट लग गई, ठीक है, एएसएम की लिस्ट लग गई। अब इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या एएसएम लिस्ट से डर के निकल जाना चाहिए, वो भी स्टेज 4 की लिस्टिंग लगी है, ठीक है। क्या नए इन्वेस्टर्स को हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या रुक जाना चाहिए? हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज में जो फॉल हुआ है अभी, क्या वो एएसएम लिस्ट में जाने की वजह से हुआ है या हैप्पीएस्ट माइंड के फंडामेंटल खराब हो गए हैं? इन सब को हम जानेंगे आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आज देखेंगे आज के दिन हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज में क्या हुआ है। फिर हम देखेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज का बिजनेस क्या है थोड़ा डिटेल में। फिर देखेंगे क्या फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, उसके अंदर उसका क्या फंडामेंटल खराब हुआ है। फिर उसका टेक्निकल एनालिसिस भी हम देखेंगे और एएसएम लिस्ट को हम प्रॉपरली समझेंगे कि क्या एएसएम लिस्ट में कोई स्टॉक जाने से उसकी फंडामेंटल्स खराब हो जाती है या उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस या उसके डेंजरस उसके अंदर क्या होता है, ठीक है। चलिए आते हैं हैप्पीएस्ट माइंड की वेबसाइट के ऊपर। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी आईटी सर्विस कंपनी है, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आईटी सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब बहुत सारे सेक्टर्स को प्रोवाइड करती है। किन किन सेक्टर्स को प्रोवाइड करती है अगर हम स्क्रीन पे देखेंगे, एयरलाइन, ऑटोमोटिव, बैंकिंग, कंज्यूमर, ई कॉमर्स, एजुकेशन, पब्लिशिंग, एनर्जी, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, मीडिया, रिटेल, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी, इन सबको ये सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। देखिए आईटी कंपनीज जो होती है ना, वो कुछ भी सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। कोई आईटी कंपनी किसी को, जैसे अभी टाटा है, अब टाटा को हैप्पीएस्ट माइंड को कोई सॉफ्टवेयर बना के देना, टाटा की नीड है कि जो टाटा के कस्टमर हैं, जो कंज्यूमर है, उनके लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाए। अब जरूरी नहीं है वो टाटा बनाएगा, टाटा हैप्पीएस्ट माइंड के पास आएगा, हैप्पीएस्ट माइंड की जो सर्विस यूज करेगा और अपना सोल्यूशन ढूंढ के जाए। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैप्पीएस्ट माइंड के पास आती है। अब इनके जो सेक्टर्स है वो ये सेक्टर्स में फिलहाल काम करते हैं, कल के और भी इनके सेक्टर्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब मैं एक बंदा हूं, मैं इस कंपनी के पास आऊंगा, बोलूंगा मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, ये वो चीज़ को प्रोवाइड करके हमें दे देंगे, इन एंड आउट सोल्यूशन करके दे देंगे, ठीक है। अब दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, एक कंपनी सॉरी अच्छी है या बुरी है, ये उसका मैनेजमेंट डिसाइड करता है। पहले सबसे पहला पैरामीटर मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसके मैनेजमेंट के बारे में हम देखेंगे कि इसका मैनेजमेंट कैसा है और क्या है। तो सबसे पहले मैं जैसे हमेशा मैनेजमेंट को अवार्ड्स क्या क्या मिले हुए हैं, ठीक है। देखिए मैं मानता हूं अवार्ड्स कभी कभी थोड़े रिग भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सब कुछ रिग नहीं होता है, क्योंकि जो हमारी स्टॉक इंडस्ट्री ना, इसके अंदर लोगों की 2 आंखें नहीं है, इसके अंदर आपको कह सकते हैं 100 आंखें हैं लोगों के पास। यहाँ आप अगर ऊपर नीचे ज्यादा करोगे कभी ना कभी पकड़े जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अभी इनका जो लेटेस्ट अवार्ड है, इसमें क्या है अवार्ड, हैप्पीएस्ट माइंड इज रैंक्ड अमॉन्ग इंडियाज टॉप 50 बेस्ट वर्क प्लेसेस फॉर वुमेन। फिर है हैप्पीएस्ट माइंड केस स्टडीज रिकॉग्नाइज्ड विद 2021 आईएसजी डिजिटल केस। फिर हैप्पीएस्ट माइंड विंस डिजिटल पीकॉक, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी एशिया टॉप 100, ऐसे दर्जनों यहाँ पे इनके अवार्ड्स हैं। आप जाके इनकी वेबसाइट पे टोटल डिटेल्स में दें। ये तो इनके अवार्ड्स हो गए इनके। अब इनकी लीडरशिप के बारे में जानेंगे कि इनकी लीडरशिप, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो वो ग्रोथ पे फोकस करेगा कंपनी के, पैसा लेके बैठ नहीं जाएगा। बहुत सी कंपनियां जो बहुत कमाती हैं लेकिन वो लगाती नहीं है, तो उनका ग्रोथ स्टैग्नेंट रह जाता है, उनका आगे बढ़ता नहीं है ना नीचे भी, एक ही स्टेज में पैसा वही कंपनी का स्टॉक बना के देगा जो कंपनी थोड़ा ग्रोथ में एग्रेसिव है। उसे पैसा लगाना पड़ेगा, जब उसके रेवेन्यू बढ़ेगा और तो ही स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी, ठीक है दोस्तों। अब मैनेजमेंट के बारे में अगर हम जानेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले इनके चेयरमैन के बारे में, फाउंडर के बारे में जानते हैं। चेयरमैन का नाम है इनका अशोक सूटा, ठीक है। अब इनके बारे में हम जब स्टडी करेंगे यहाँ पे, अशोक सूटा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द पायनियरिंग लीडर्स ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री। पायनियरिंग लीडर्स, ठीक है। अब ये टर्म इनको क्यों दिया गया, इसलिए नहीं कि इन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश कर लिया, ये आगे हमें पता चलेगा क्या है। यहाँ पे अगर हम देखें इनके बारे में, हैप्पीएस्ट माइंड वाज लिस्टेड इन एनएससी इन सितंबर 2020, सभी को पता है मेजरली, ठीक है।
अशोक वॉज अर्लियर फाउंडिंग चेयरमैन एंड एमडी ऑफ माइंडट्री। आप माइंडट्री के स्टॉक को जाके देखिए, जबरदस्त कंपनी है, बहुत बेमिसाल पैसा बना के मल्टीबैगर है आगे का, ठीक है। ये उनके चेयरमैन रह चुके हैं और उसके सक्सेसफुल आईपीओ को लॉन्च करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। उसके पहले ये विप्रो के आईटी बिजनेस में भी 15 साल रह चुके हैं, मेकिंग इट द लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन इंडिया। फिर इन्होंने एक श्रीराम रेफ्रिजरेशन जो नॉन लिस्टेड कंपनी है उसको भी घायल। तो इनका जो मीन्स बैकग्राउंड है ना, ये आईटी इंडस्ट्री से बहुत ही स्ट्रांग है और ऐसा बैकग्राउंड है, जिन जिन कंपनियों में इन्होंने काम किया है उस कंपनी को एक अलग ही अच्छे लेवल पे वहाँ पे ले गया है यहाँ पे, ठीक है। और इनके बारे में अगर जानेंगे तो ये प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स फॉर आईटी के मेंबर हो चुके हैं ये। फिर ये एडवाइजरी काउंसिल ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा, ठीक है। बहुत दर्जनों इनके चीज़ें हैं। तो ये मीन्स बहुत ही सीजन्ड बिजनेस एंटरप्रेन्योर आप बोल सकते हैं, एक लीडर बोल सकते हैं। इसीलिए आप हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का जो परफॉर्मेंस देखेंगे ना, वो बहुत ही बेमिसाल है, ठीक है। जो अभी 300% का रिटर्न है, देखिए वो एक हाइपोथेटिकल केस है। जब भी कोई अभी तो बुल रन में ना कोई भी आईपीओ आ रहा है ना, और अगर कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है तो उसको तो रिटेल इन्वेस्टर्स उसको पुश कर करके इंटरेस्ट दिखाएगा। लेकिन एक लॉन्ग टर्म में ना तो वो चीज़ सैचुरेट थोड़ा होनी ही है। तो आप लोगों को इसके लिए भी तैयार रहना है कि अगर एक साल में हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी 300 रिटर्न दिया है, तो इसमें जब करेक्शन आएगा तो हो सकता है वो करेक्शन अच्छा खासा हो। ऐसा करेक्शन नहीं आएगा 2% 3%, करेक्शन अगर आएगा तो 10 15 20 25% का भी करेक्शन आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक बेकार है। स्टॉक तो गिरेगा, सैचुरेट करेगा थोड़ा, जिस हिसाब से भागा है कोई भी स्टॉक उसमें थोड़ा तो कंसोलिडेशन आता है, ठीक है। अगर नहीं भी गिरेगा तो ये एक रेंज में बहुत से स्टॉक फंसे रह जाते हैं। मीन अगर देखो गिरेगा तो ऊपर भी चढ़ेगा, कभी कभार स्टॉक गिरते नहीं है, एक रेंज में फंसा रह जाता है। अब सन फार्मा को देख लो, ठीक है, वो रेंज में फिर वो कंसोलिडेट करेगा कि उसका जो 300% का ग्रोथ है जो 2 साल के बाद होना चाहिए था वो 2 साल पहले हो गया। अब वो या तो उसे गिर के उसे मैनेज करेगा या तो कंसोलिडेशन में फंस के मैनेज करेगा। मार्केट उसकी वैल्यू कभी ना कभी तय कर ही देगा, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक देखना, वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड एक बहुत ही टारगेटेड स्टॉक है, बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें और एएसएम लिस्ट में भी, और बहुत इसका डिटेल एनालिसिस करना जरूरी है, ठीक है। छोटा वीडियो नहीं होगा ये, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया। अब हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में, इनके ऑपरेशंस के, इनके रेवेन्यू के बारे में स्क्रीनर के ऊपर से जानते हैं, ठीक है। हैप्पीएस्ट माइंड फाउंडेड इन 2011 की कंपनी है, भले लिस्ट 2020 में हुई है, ठीक है। हेडक्वार्टर्ड इन बैंगलोर, ऑपरेशंस इन यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड मिडल। इनके जो ऑपरेशंस है, इनका जो सर्विस जो इनकी प्रोवाइड है, ये इनका ग्लोबली है। तो देखिए एक कंपनी का एडवांटेज क्या हो गई, ये कंपनी सिर्फ इंडिया के अंदर बिजनेस नहीं कर रही है और बाहर में भी कोई एक जगह डिपेंडेंट नहीं है, 4-5 जगह इनका कंपनी का जो बिजनेस है। अगर एक कोई जगह पे कोई लॉ या कोई प्रॉब्लम की वजह से इनका बिजनेस बैठ जाता है तो दूसरी जगह से इनका इनकम जारी रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा इनका डाइवर्सिफिकेशन एडवांटेज है बिजनेस का, ठीक है। रैंक 4 इन आईटी सर्विसेज, 4th नंबर में रैंक कर रही है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, डिसरप्टिव का मतलब क्या, कॉमन नहीं, मींस एक कुछ ना कुछ रेवोल्यूशन ला देना, ठीक है। ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, डिजिटल ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक, ड्रोन, सिक्योरिटी, ऑगमेंटेड, ये जितना भी आप नाम सुन रहे हैं ना, ये सब जो टेक्नोलॉजी हट के टेक्नोलॉजी है, ठीक है। जो आईटी वाले होंगे उनको ये क्लियर समझ में आ रहा होगा, जो नहीं है उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, बस ये समझ लो कि अच्छी आईटी कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम की पॉइंट्स में आते हैं। इनका जो कस्टमर बेस है, जो इनका इंडस्ट्रीज है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। अब इनके जो बिजनेस का जो इनका यहाँ पे रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है। यूएसए से इनका 78% है, इंडिया से 12%, यूरोप से 7%, रेस्ट ऑफ ये 2020 का है। 19 में 75, 9, 13 और 3 यहाँ पे 19 में था। डिलीवरी मॉडल ऑफशोर मतलब अपने हेडक्वार्टर जगह से, मतलब जैसे हैप्पीएस्ट माइंड इंडिया में है, इसको छोड़ के बाहर जिसने जो भी काम किया है वो ऑफशोर में इनका आएगा। वो 77.5% है FY20 में, ठीक है। इनका जो मेन सर्विस, जो इनके इतने सारे सर्विस है उसके अंदर से इनका 97% जो इनका रेवेन्यू है ना वो डिजिटल सर्विस से, इनके डिजिटल सर्विसेज से, ओके। अब यहाँ हम आगे देखते हैं, ठीक है। ये बिजनेस एनालिसिस तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बिजनेस तो आईटी कंपनी बूम्स में है और आईटी इज अ फ्यूचर, ठीक है। आईटी इज अ फ्यूचर, आपने पेंडेमिक में भी देख लिया होगा ये चीज। अब जैसे कि हमने यहाँ पे इसका बिजनेस एनालिसिस कर लिया, अब इसका हम यहाँ पे ना फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं,
कि कंपनी फाइनेंशियली ऑन द पेपर क्या है, ठीक है। कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 20,266 करोड़ है। देखिए कंपनी मिड कैप थी, ठीक है। अब मैं इसे 20,000 करोड़ को ना एक लार्ज कैप ही पकड़ूंगा, ये बहुत जल्दी लार्ज कैप हो जाएगी, लार्ज कैप की कैटेगरी में आ जाएगी। आप अगर टिकटे बेस पे सर्च करोगे ना तो ये अभी भी मिड कैप के जोन में दिखाएगा, लेकिन ये लार्ज कैप आ ही गया है यहाँ पे, ठीक है। करंट प्राइस कंपनी की क्या है, करंट प्राइस कंपनी की है 1380। हाई बनाया था कंपनी ने एक साल का 52 वीक 1581 और 286 का इसने लो बनाया था। स्टॉक पी जिस पे मैं ज्यादा भरोसा, 300% स्टॉक भागा हुआ है तो स्टॉक पी तो बहुत ही ऊपर रहेगा, ज्यादा देखना नहीं है, ठीक है। सेल्स विल्स मैं कंपनी का ज्यादा देखूंगा नहीं, नईली लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, लेकिन फिर भी इनका सेल्स ठीक ठाक ही है, अच्छा है काफी। डेप्ट टू इक्विटी रेशो 35% का डेप्ट टू इक्विटी रेशो है, ठीक है, वो भी ठीक है, मैनेजेबल है। अभी इनका हम नीचे रिजर्व देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। आज कंपनी की जो पोजीशन थी, आज अगर हम कंपनी का यहाँ पे पोजीशन देखें तो आज कंपनी जो ओपन हुई 1380 पे, हाई बनाया 1390 का, लो बनाया 1361 का और क्लोज हो गए 1379 पे। प्रीवियस क्लोज के आसपास ही ये क्लोज हो गए, तो बहुत ज्यादा कुछ इसने हरकत ऊपर या नीचे में नहीं की, मिड में नीचे फंसता रहा और वहां पे आके प्रीवियस में क्लोज हो गया यहाँ पे। अब नीचे अगर हम आते हैं यहाँ पे तो कंपनी का जो हम क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो ये जो लेटेस्ट 4 क्वार्टर है जो कंपनी का, जो पिछला 4 मैं देखूं सितंबर, दिसंबर, मार्च और जून, ये उसके पिछले 4 से काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 2021 में, देखिए ये बहुत देखने वाली बात है, मार्च 2021 में 26% था, जून 2021 में 20, तो थोड़ा सा डिक्लाइन आया। ये क्वार्टरली रिजल्ट है, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा। IT इंडस्ट्री जो है ना ये थोड़ा ऊपर नीचे होता है, इसके अंदर हाई एट्रिशन रेट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसका एनुअली ग्रोथ देखें कंपनी का अभी तक 814 करोड़ का, जो कि हाईएस्ट एवर है। देखिए कंपनी हर टाइम हाईएस्ट एवर रिजल्ट पोस्ट कर रही है, इसका मतलब ये है कि कंपनी का सेल्स और रेवेन्यू बहुत ही अच्छा हो रहा है। कंपनी का जो एक्सपांस है यहाँ पे कंपनी का वो 610 करोड़ का है। और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, आप अगर इधर पे देखेंगे तो कंपनी ने इस जगह से मार्च 2019 के बाद 19 और 20 के बाद मार्च 2000 कंपनी ने यहाँ पे 21 में और अभी तक बहुत ही अच्छे से अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन किया है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 99 करोड़ था, यहाँ पे 190 और 204 करोड़ यहाँ पे हो गया। यहाँ पे सीधा सीधा इसका इफेक्ट आपको मार्जिन पे यहाँ दिख रहा है, पहले 10-14 था और सीधा सीधा यहाँ पे ग्रोथ हुआ है 9% के हिसाब का यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छा और जबरदस्त है। उसका सीधा सीधा रिजल्ट आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट में दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर हम नीचे या अगर हम बैलेंस शीट में अगर आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कंपनी का जो रिजर्व है वो 518 करोड़ का है, जो बोरोइंग है 193 करोड़। तो ये कंपनी कभी भी अपने बोरोइंग्स को चुका सकती है, क्योंकि जो इनका बोरोइंग है 193 करोड़ का, ये उसके आसपास देखिए 142 और 162 करोड़ का तो नेट प्रॉफिट ही आते हैं, तो इनको रिजर्व भी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने नेट प्रॉफिट से ही काफी हद तक अपनी बोरोइंग चुका सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है इस कंपनी में। अब अगर हम कंपनी के कैश फ्लो में आए तो कंपनी अपना जो पैसा कमा रही है वो कैश फ्लो में भी लगा रही है, अपनी कंपनी में यूज कर रही है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है हमें, ठीक है। अब कंपनी का देखिए ये जो इंपॉर्टेंट डेब्टर डेज, जो कंपनी का पैसा है कंपनी का कितना जल्दी आ रहा है, अगर हम देखें ये फटाफट यहाँ पे कंपनी का जो ये कम हो रहा है, मीन्स कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसका पैसा बहुत जल्दी जल्दी ले रही है, इसमें बहुत ज़्यादा अप और डाउन नहीं है, ठीक है यहाँ पे। और शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आज के टाइम में हम देखें कंपनी का, प्रमोटर्स के 53.25 है, FIS के पास 6.23 है, DIS के पास 4.02 है, पब्लिक के पास 33.20 है। उसमें भी पब्लिक में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे इधर पे अभी 2.04 जो है वो प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट के पास है। और अगर यहाँ अदर्स में भी हम देखें तो नूगे हेल्ली कृष्णामाचार्य के पास 3. तो इसमें से भी अराउंड 27% अपने रिटेल इन्वेस्टर्स के पास हैप्पीएस्ट माइंड है। तो देखिए फाइनेंशियल और बिजनेस एनालिसिस देख के ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कंपनी में बहुत ज़्यादा कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो डाउट निकल गया होगा दिमाग से कि कंपनी अच्छी है, ठीक है दोस्तों, ऑन पेपर भी अच्छी है फाइनेंशियल और बिजनेस में भी अच्छी है। अब कंपनी के टेक्निकल चार्ट बताने से पहले दोस्तों मैं आपको कंपनी का जो लेटेस्ट न्यूज़ है ASM लिस्ट का वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों ASM एडिशनल सर्विलेंस मेजर होता है।
इसमें कोई कंपनी या स्टॉक क्यों जाता है, ये हमें समझने वाली बात है। देखिए इसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जो सीबी और एक्सचेंज को अगर कोई स्टॉक्स में लगता है कि मैनिपुलेशन हो रहा है, देखिए ये आप मेरी बात को समझिए, लगता है, ये नहीं कि हो गया है, ठीक है, कि 100% है, लगता है कि देखिए जो बहुत ही एंटिसिपेटेड स्टॉक्स होते हैं ना, जिसमें लोगों की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वो बहुत तेज़ी से ऊपर चले जाते हैं, बहुत नहीं, और उसी मैनिपुलेट भी ऑपरेटर कर सकता है जिनके पास बहुत ज़्यादा शेयर्स है। तो उसे बचाने के लिए उसे सर्विलेंस में है, तो इसे स्टेज 4 में डाला गया। बहुत से लोगों को ये डर है कि अरे स्टेज 1 2 3 पार करके एपिस में स्टेज 4 में, स्टेज 4 में क्या होता है, 3 महीना 6 महीना 12 महीने तक इसको सर्विलेंस में रखा जाएगा कि इसमें ऐसा कुछ ना हो जिसमें आप और मेरे जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर फंस जाए। तो इसमें क्या होता है, अपर ऊपर जाने के लिए 5%, नीचे जाने के लिए इसी के बीच में ही स्टॉक चल सकता है। ऊपर जाएगा तो भी 5% के ऊपर नहीं जा सकता, नीचे जाएगा 5% के ऊपर नहीं जा सकता, और ट्रेडिंग में 100% मार्जिन रख के आपको काम करना होगा। तो इसमें जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है एएसएम। एएसएम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये कंपनी के अंदर कोई बुराई हो गई है, ये हमें अच्छे से समझना है। बहुत से वीडियोस यूट्यूब के ऊपर, बहुत से ब्लॉग्स ऐसे हैं जो एएसएम का नाम ले लेके हमें डरा रहे हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अरे सर आप तो सिर्फ हैप्पीएस्ट माइंड का बता रहे हैं। मैं दिखाता हूं आपको कितने बड़े बड़े स्टॉक एएसएम लिस्ट में, क्या वो उनके स्टॉक से फंडामेंटल खराब है, क्या वो कंपनी बंद हो जाएगी, मैं आपको दिखाता हूं लेटेस्ट डेटा। या अगर स्क्रीन पे आप देखो, अदानी ग्रीन क्या ये बंद हो जाएगा, अदानी ट्रांसमिशन क्या ये बंद हो जाएगा, अदानी टोटल गैस भी स्टेज 4 में, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा इलेक्सी स्टेज 1 पे है, ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड स्टेज 1, अल्काइल अमाइंस, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, बालाजी अमाइंस, एफएल इंडिया, सीडीएसएल, ठीक है, देखिए कितने बड़े बड़े, टानला प्लेटफॉर्म, टाटा स्टील। एएसएम का मतलब ये है कि वॉल्यूम में अगर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है, ठीक है, या लगता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग कहीं पे हो रही है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए उसे एएसएम लिस्ट में वो कभी ना कभी निकल जाएगी। जो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो, आपको कंपनी के फंडामेंटल पे भरोसा है, तो आप उसे वॉच कीजिए, उसके ऊपर उस पर भरोसा रखिए, ठीक है। और अगर आपको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है तो नया निवेश ना कीजिए, रुकिए कि जब तक एएसएम लिस्ट से बाहर निकलेगा तब मैं डालूंगा। और जिनके पास है वो बिल्कुल इसे एग्जिट मत करना है। हैप्पीएस्ट माइंड लिमिटेड जो कंपनी है, ये बहुत ही अच्छा मल्टीबैगर कंपनी है। इनके कंपनी के जो चेयरमैन ने अभी उनका जो ग्रोथ का रेट बताया है कि एनुअल 20% CAGR के हिसाब से हम ग्रोथ करेंगे, ठीक है, बहुत ही हाइपोथेटिकल है, ग्रोथ ले सकता है, उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन इनका विजन अच्छा है, इनका विजन, ठीक है इनका। तो ये यहाँ पे मार्केट्स में इंडिया, आप अगर नेट के ऊपर सर्च भी मारेंगे एएसएम लिस्ट 2021 तो भी आपको मिल जाए। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ज़्यादा एएसएम के ऊपर आप इधर उधर वीडियो सर्च मत करो, बहुत टेंशन होएगा, और टेंशन में ये ऐसी खबर फैलाई भी जाती है। ये आप ध्यान रखिए कि एएसएम को दिखा दिखा के डराया जाता है, दिखा दिखा के डराया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको होल्ड करना है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। अब टेक्निकल चार्ट में सीधा साधा यहाँ से फरवरी के बाद से ट्रेंड था ऊपर, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं ये ट्रेंड है। अब क्या हुआ देखिए, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके एनालिसिस करेंगे। इस जगह पे 1 जुलाई 2021 के आसपास यहाँ पे जो स्टॉक है, यहाँ से थोड़ा यहाँ पे 20 दिन आसपास इसने 15 दिन कंसोलिडेट किया, एक रेक्टेंगल पैटर्न बनाया, ठीक है, एक रेक्टेंगल पैटर्न बनाया, और यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया, यहां से एक ब्रेकआउट दिया, जो कि वो ब्रेकआउट उसका हाई बना, जो कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का हाई बना इधर पे जाके। अब अगर हम इधर पे देखेंगे, वो हाई बनाने के बाद अब जो स्टॉक है फिर से कंसोलिडेशन जोन में फंसा है। ये आले रेक्टेंगल के यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में फंसा है यहाँ पे। अब ये कंसोलिडेशन जोन जब तोड़ेगा, हो सकता है स्टॉक करेक्ट हो, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से एएसएम के बारे में मैंने आपको बताया, बहुत से लोग नेगेटिविटी में बेचेंगे, रिटेलर करेक्ट होगा, लेकिन उसे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी समझिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अगर बहुत आपको डर लग रहा है दोस्तों, आप बहुत नए इन्वेस्टर हो, आपको डर लग रहा है तो आप रुक जाइए, ठीक है, लेकिन मैं तो खरीदूंगा इसको, ठीक है। अगर आपको डर लगा रुक जाइए, एएसएम से निकलने तक आप रुकिए। और जो ओल्ड इन्वेस्टर हैं जिनका ऑलरेडी शेयर है, वो बेचिए मत, रुकिए इसके अंदर, ठीक है। और आपको अगर इस कंपनी के फंडामेंटल पे भरोसा है तो इसको करेक्शन पे एसआईपी मोड पे थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के इसे आप खरीद सकते हैं।
अब जो यहाँ पे जो स्टॉक है इस रेक्टेंगल जोन में फंस गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको एक यहाँ पे पैटर्न दिखाऊं, आपको इस जगह पे अगर आपको पैटर्न दिखाऊं, ये ट्रायंगल पैटर्न में है। अब जब ये ट्रायंगल पैटर्न तोड़ेगा, ठीक है, जब ये ट्रायंगल पैटर्न तोड़ेगा यहाँ पे सेंटर से, तो ये ऊपर जा सकता है, ठीक है, नीचे भी आ सकता है, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस हैं इसके अच्छे ट्रायंगल पैटर्न के हिसाब से। अब यहाँ पे इसको मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि ये ऊपर, यहाँ पे अगर आप देखो ये वाली जो इसकी ट्रेंड लाइन है, ये वाली, अगर मैं आपको ये वाली जो इसकी ट्रेंड लाइन है इस जगह पे, इस ट्रेंड लाइन से बहुत ही बार टकरा के ऊपर जा चुका है, जो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, इस जगह पे इसने ब्रेकआउट, सेम ट्रेंड लाइन आगे चल रही है जिसको इसने हल्का सा अभी ब्रेक किया है। और अगर इसे और ये थोड़ा ब्रेक करे तो इसका सपोर्ट लेवल क्या बनता है इसके बाद का, इसका अगर दो सपोर्ट लेवल मैं यहाँ पे बोलूँ, एक 1300 का सपोर्ट लेवल बनता है, ठीक है, अगर उसे भी ये तोड़ देता है तो 1214 का सपोर्ट लेवल बनता है, ठीक है। अगर इसे तोड़ता है तो ये यहाँ पे 900, जो कि मुझे नहीं लग रहा इतना आएगा, 1200 तक ये आ सकता है, बाकी मैं भगवान नहीं हूँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं एक एनालिसिस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि ये दो सपोर्ट लेवल 1300 और 1200 ये हो सकता है। और इस ट्रेंड लाइन से अगर ये बाउंस करता है, इस ट्रेंड लाइन से अगर ये ऊपर बाउंस करता है, तो अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, इस डेटा के हिसाब से अगर हम इसका टारगेट ढूंढें तो क्या हो सकता है इसका टारगेट, तो मैं आपको अगर इधर से बताऊं, ठीक है, यहाँ पे जो इसने यहाँ से जो दिया था ग्रोथ, इसे उठा के हम इसे इधर रखते हैं, ठीक है, तो इसका जो टारगेट बन रहा है इस ब्रेकआउट के हिसाब से पीछे वाले, ये बन रहा है 1680 के आसपास का, ठीक है। देखिए तो टेक्निकल चार्ट जो है ये आपके डेटा के हिसाब से काम करता है, हम जो एनालिसिस करते हैं वो एक्चुअल डेटा के हिसाब से करते हैं। बाकी तो देखिए स्टॉक को ऑपरेटर कितना भी ऊपर नीचे खींच सकता है, लेकिन एक अच्छे स्टॉक को तो लास्ट में ऊपर ही जाना है, ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं आपको इसका ये सब चार्ट यहाँ से निकाल दूं, यहाँ से आपको इसका फिबोनाची के हिसाब से अगर इसका मैं आपको टारगेट्स बताऊं इधर पे, तो इसका क्या टारगेट हो सकता है। देखिए इसका टारगेट जा रहा है, जो इसका लाइफ टाइम हाई है वो तो जाना ही है 1994, 2681, 3369, 3793। देखिए दोस्तों फिबोनाची एक एल्गोरिथम और कैलकुलेशन के हिसाब से चलता है, ठीक है, लेकिन मुझे इतना तो कंफर्म है ये स्टॉक बहुत अच्छा है, इसका बिजनेस बहुत अच्छी इस हिसाब से ये चल रहा है, ये बहुत ही ऊपर जाएगा। अगर मैं इसके कॉम्पिटिटर्स को देखूं, अगर मैं इसके कॉम्पिटिटर्स को देखूं, यहाँ हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का मार्केट कैप क्या है, देखिए वैल्यूएशन प्राइस के हिसाब से मत देखिए, मार्केट कैप के हिसाब से देखिए और उसके बिजनेस के हिसाब से। 20,266 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है, और 1370 के आसपास का इसका प्राइस है, 1500 अब हाई पकड़ो। पर्सिस्टेंट सिस्टम का मार्केट कैप कितना है, 2800 करोड़ के, 28,000 करोड़ का, लेकिन ये डबल है उससे, 8,000 के ही मार्केट कैप है ना, तो डबल है, तो ये इसे छुएगा जिस हिसाब से। उसका नेक्स्ट टारगेट कोफॉर्ज होगा, फिर टाटा एलेक्सी होगा, ओरेकल, एल&टी और एम्फेसी, इस हिसाब से ये चलेगा, ये स्टॉक इस हिसाब से चलेगा ये, और ये बहुत ही लंबा जाएगा, ठीक है दोस्तों एएसएम लिस्ट का बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, जिसे बहुत डर लग रहा है वो वेट कर लो, ठीक है, जो ऑलरेडी है वो बेचना मत दोस्तों, बिल्कुल। मैंने बहुत से ऐसे वीडियोस देखे जिन्होंने बेचने का सजेशन दे दिया है यहाँ पे कि स्टॉप लॉस लगा लो, बेच दो, ये हो जाएगा वो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको दूसरे स्टॉक्स दिखाया, आपको लिस्ट दिखाया है ना, आपको कौन कौन से, क्या वो सब खत्म हो जाएंगे, टाटा एलेक्सी खत्म हो जाएगा, मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं, मैस्टेक खत्म हो जाएगा, टानला प्लेटफॉर्म्स खत्म हो जाएंगे। दोस्तों बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है दोस्तों। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा हर कमेंट का मैं जवाब देता हूं, अब देख लो, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को असिस्ट करने का दोस्तों, और मेरे और भी वीडियोस को देखो, ठीक है। बाय दोस्तों, टेक केयर, सेफ रहिए, बाय।